कल वाला क्वेश्चन हो गया था। आंसर आ गया था। मतलब हो गया था ना सॉल्व। कल जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें एक सवाल और कर लेते हैं। ठीक है। इफ ए बी सी आर इन ए बी, then the straight line representing ax plus by plus c equals to 0 passes through a fixed point. Okay. Find the coordinates of that fixed. ये सवाल है। सवाल आगे समझ में। ए एक्स है। ए एक्स है एक्स। सवाल क्या है, मैं लैंग्वेज में पढ़ के एक बार फिर से बोल देता हूँ। बोल रहा है कि इफ ए बी सी आर इन एपी, तीन नंबर है एपी में, then the straight line representing ax plus by plus c equals to 0 passes through a fixed point. Find the coordinates of that fixed point. मतलब कि ये हमें पता है कि ax plus by plus c equals to 0 किसकी इक्वेशन होती है? स्ट्रेट लाइन की। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में पढ़ के आए हैं। तो ए बी सी, यहाँ पे जो ए बी सी नंबर है वो एपी में है। ठीक है, एपी में, एबीसी नंबर क्या है, किसमें, एपी में है। तब जो स्ट्रेट लाइन होगी ना, ये हमेशा फिक्स पॉइंट से पास करती है। हमेशा किससे पास करती है? फिक्स्ड पॉइंट से पास करती है। उस फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हाँ, एक फिक्स्ड पॉइंट से पास पास करती है। मतलब कि जैसे अभी, जैसे ये जैसे कर्व है, ये कैसा बनेगा? इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा कर्व। अब वो स्ट्रेट लाइन कैसा भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन, है ना, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोल दिया कि एबीसी एपी में है। तो अगर एबीसी एपी में है तो स्ट्रेट लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है। मतलब जो स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, वो कुछ ऐसा बन जाएगा, हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा ऐसा। ये ये सारे जितने भी स्ट्रेट लाइन्स है ना, वो सब किससे हो रही है रिप्रेजेंट? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से हो रही है रिप्रेजेंट। लेकिन इनमें एबीसी एपी में है तो इसलिए एक फिक्स पॉइंट से पास करती है हमेशा। इस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने। निकालो। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को करता है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होगी? स्ट्रेट लाइन की होगी। लेकिन यहाँ पे ए बी सी ए बी में है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसने ये भी बोला हुआ है कि एपी में होने के कारण ये जो स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा फिक्स पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, उस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि उस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये जो क्वेश्चन हो गया, ये दो चैप्टर को क्या हो गया, मिला के बना दिया। एपी को मिला के बना दिया और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को मिला के बना दिया।
नहीं हो रहा। अगर ए बी सी ए पी में है तो क्या हम लोग को पता है, क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख सकते हैं मैथमेटिकली? 2b इक्वल्स टू ए प्लस। ठीक है, इसमें मैं ट्रांसपोजिशन से क्या करता हूँ, एक साइड को जीरो बना देता हूँ, कोई सी भी एलएचएस को या तो आरएचएस को। तो मैं एलएचएस को जीरो बना देता हूँ, तो क्या हमारे पास बच जाएगा, a माइनस टू बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, हमें क्या, कौन सी इक्वेशन दी हुई है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये दिया हुआ है। इस इक्वेशन का सोल्यूशन बोलने का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे ये जो एलएचएस में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसकी वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए, है ना, एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाए। आरएचएस कितना है इस वाले केस में, जीरो है, तो बोला एक्स और वाई की वो वैल्यू जिस पे पुट करने पे जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो जीरो के बराबर आ जाए। अब इस वाली इक्वेशन में तुम क्या करो, इसमें क्या करो, एक्स को वन पुट करो और y को माइनस टू पुट करो। क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा, पहले पुट करो। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, a माइनस टू बी प्लस सी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है जीरो के बराबर है, यहाँ से a माइनस टू बी प्लस सी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो मतलब ये भी होगा जीरो के बराबर। मतलब कि यहाँ से हमें क्या बात समझ में आई कि x इक्वल्स टू वन और y इक्वल्स टू माइनस टू इस इक्वेशन का सोल्यूशन है ना। इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, उसको बोलने का मतलब क्या है कि इस कर्व पे लाई करेगा, यही तो मतलब होता है। अब इस कर्व पे लाई करेगा इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा ये वाला पॉइंट क्या होगा, वन कॉमा माइनस टू, ये वाला। आगे समझ में, क्योंकि वन और माइनस टू पे जब हम वन और माइनस टू पुट कर रहे हैं ना तो ए बी सी पे डिपेंड नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है, जैसे कि कोई बोले कि चलो एक्स को तुम क्या करो थ्री पुट कर लो और वाई को क्या करो फोर पुट कर लो, तब भी जीरो हो जाएगा, कोई ऐसा बोले तो तब जीरो नहीं होगा, है ना। तब क्या हो जाएगा, अगर हम एक्स की जगह थ्री पुट करें और वाई की जगह फोर पुट करें तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा हमारा, थ्री ए प्लस फोर बी प्लस सी। ये ये नहीं इक्वल टू जीरो, हमें कैसे पता, हमें नहीं पता ना। तो ये कब जीरो आ सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा, बी पे डिपेंड करेगा, सी पे डिपेंड डिपेंड करेगा, है ना। लेकिन इस वाले केस में जब हम x को वन पुट कर रहे हैं और y को माइनस टू पुट कर रहे हैं तब एबीसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तब एबीसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो हमेशा जीरो है ना, ये तो हमेशा जीरो है। ए की बी की सी की कुछ भी वैल्यूज हो ये तो हमेशा जीरो है। तो यहाँ पे ये जो नंबर है एक्सप्रेशन है हमेशा जीरो के बराबर होगा, एबीसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसलिए हमेशा फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, वन कॉमा माइनस टू हमारा फिक्स पॉइंट हो जाएगा। ये हमने हम डेलिबरेटली हमने ये एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करी, यहाँ जो ये लिखा होता है ना इक्वेशन, यहाँ से हमने ये बनाने की कोशिश करी, इसका यूज करने का कोशिश किया हमने, इसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि एपी में दिया तो यूज होना चाहिए, तो इस तरीके से यूज कर लिया हमने। खुद से। ठीक है, आगे समझ में। तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट सवाल था, और जो प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी थी उस प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है। ठीक है, आप पूछो फिर। 3.1, अच्छा 5.2 का 10th क्वेश्चन। 5.2 The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो बेसिकली एबी के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के क्वेश्चंस होंगे। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आता है तो एबी भी हो जाएगा, बस एबी में काम क्या होगा, nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना बस। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो 17th टर्म है एबी का वो 10th टर्म से 7 बड़ा है, तो पहले तो 17th टर्म लिखो एबी का क्या होगा, A17 का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा A17 का फॉर्मूला, A प्लस 16D। और 10th टर्म क्या बात कर रहा है, A10 कितना होगा 9D।
हमसे क्या बोल रहे हैं सवाल में कि 17th टर्म जो है कितना बड़ा है, 7 बड़ा है 10th टर्म से। तो मतलब A7 किसके बराबर है, 7 + 8 है ना। हम्म, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे 17 है। अब A17 का क्या फॉर्मूला है, A + 16D, उसको ये इसमें पुट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या बचा 7, और A10 का क्या फॉर्मूला है, A + 9D। यहाँ से देखो A से कैंसिल हो गया, ये डी में क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई डी में, और हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। तो 7D किसके बराबर आ जाएगा, 7 के। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, सवाल में दिया हुआ है कि जो 17th टर्म है वो 7 बड़ी है 10th टर्म से। 17th टर्म है ये 7 बड़ी है 10th टर्म से, ये सवाल में दिया दे रखा है हमें। हम्म, A17 = 7 + 9D कैसे, ये लिखेंगे ना, A17 = 7 + 8n, जो सवाल में दे रखा है कि 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 बड़ी है, तो ये इक्वेशन फॉर्म होगी ना। ठीक है, और हमने फिर फॉर्मूला पुट कर दिया, A17 का जो फॉर्मूला होता है और A10 का जो फॉर्मूला होता है पुट कर दिया हमने। ठीक है, क्या A10, ये वाला मैंने फॉर्मूला पुट किया है। A10 का क्या फॉर्मूला होता है, 7 + 9D होता है, ये A + 9D होता है। और A17 का क्या फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला पुट किया है मैंने यहाँ पे। और 11th, which term of the AP will be 132 more than the A 54th term। ये सारे वैसे ही सवाल है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी और सॉल्व हो जाएगा। 3, 15, 27, 39, ये सीक्वेंस है हमारे पास। ये पहली बात तो एपी में ये समझ में आना चाहिए, जिसमें फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3 और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 12। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है कि जो इसका कौन सा टर्म कौन सा टर्म जो है 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा, यही तो पूछ रहा है हमसे। तो उस मतलब कि हमसे पहले तो टर्म पूछ रहा है ना। हमसे क्या पूछ रहा है, टर्म पूछ रहा है। टर्म का मतलब क्या होता है, वैल्यू। वैल्यू पूछ रहा है हमसे ना। तो nth टर्म जो होगा बेसिकली क्या होगा, वो किससे 132 से 54 ज्यादा है 54th टर्म से। तो मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 132 + A50। ये इक्वेशन कैसे बनाई है समझ में आना चाहिए। जो हमें बेसिकली टर्म निकालनी है उसको मैंने an मान लिया। ठीक है ना, ऐसी तो करते हैं। और इसने बोला है जो nth टर्म है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, यही तो लिखा हुआ है। तो 54th टर्म में अगर हम 132 ऐड करेंगे तभी तो दोनों इक्वल आएंगे। अब यहाँ से क्या कर लिया, nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है A + n - 1D, है ना। d की वैल्यू हम लोगों को पता है, 12 पुट कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्या लिखा गया है 132, और यहाँ पे A54 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 53D, मतलब 53 × 12। ठीक है, ए से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा n में लीनियर इक्वेशन बन गया, 12n - 12 = 132 + 53 × 12। 53 × 12 कितना होगा, 530 + 636 आ जाएगा। मतलब ये 53 × 2 कितना हो जाएगा, 6106। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12n
इक्वल्स टू 144 प्लस 530 प्लस 106, इन सबको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 12n कितना आ जाएगा 6 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 776 आ जाएगा। क्लियर है? नहीं नहीं नहीं, पक्का 880 आ रहा है। ठीक है, तो n कितना आ जाएगा 880 नहीं आ सकता, आ भी सकता है, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। 12n इक्वल्स टू 0 780 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से n के लिए हो जाएगी कितनी, कि n कितना हो जाएगा पॉइंट में आएगा, नहीं 78 फैक्टर तो है इसका 12 का, मल्टीपल सॉरी। तो पॉइंट में आ रहा है, तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करिएगा हमने। हाँ, इन दोनों को जोड़ने के बाद 636 ही आएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद 636 ही आएगा। हम्म, ठीक तो है, इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में नहीं आएगा, फ्रैक्शन आएगा, तो n कितना आ जाएगा 65, यहाँ से डिवाइड करोगे तो n कितना आ गया हमारे पास 65। अब हमें क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो इसे हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो मतलब हमारा आंसर क्या है, A65 हमारा आंसर है। A65 बेसिकली क्या होता है, A प्लस 64D, ए भी पता है हम लोग को, डी भी पता है, तो A65 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, n निकाला है ना हमने यहाँ से हमने पोजीशन निकाली है ना, कि वो जो नंबर, वो जो टर्म निकालना चाह रहे हैं वो कौन सी पोजीशन पे एग्जिस्ट करता होगा इस सीक्वेंस में, यहाँ से हमने वो निकाला है। ठीक है, लेकिन हमें तो टर्म निकालना है, तो टर्म निकालना है इसका मतलब क्या है, हमें A65 निकालना है, क्योंकि हमें तो 65 क्या है पोजीशन बताता है, और A65 क्या बताएगा, उस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू मौजूद है, कौन सा टर्म है, तो हमें तो टर्म निकालना है, वैल्यू निकालनी है हमें तो A65 का फॉर्मूला लगा देंगे, A+64D, ए भी पता है डी भी पता है, सॉल्व हो जाएगा। पीछे क्या, कहाँ पे, हाँ ये, हाँ ये तो फॉर्मूला लगाया मैंने एन का। हाँ हाँ, सवाल में लिखा हुआ है, सवाल पढ़ो। हम्म, हाँ, क्या चीज, हाँ हाँ वो तो समझ गया मैं। A3 है, हाँ। सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है जो हमें वो टर्म निकालना है जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है, यही तो लिखा हुआ है, तो मैंने वो वाला टर्म मान लिया an। ठीक है, अब बोल रहे सवाल में कि जो an है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, तो 54th टर्म में अगर हम 132 जोड़ेंगे तभी तो दोनों इक्वल आएगा, तभी तो दोनों इक्वल आएगा ना। अब an का फॉर्मूला लगाया मैंने, A+n-1d, और यहाँ से A54 का फॉर्मूला लगाया, A+53d। अब d की मैंने वैल्यू पुट कर दिया, और a कैंसिल हो गया यहाँ से,
फिर यहाँ से n में लीनियर इक्वेशन बनाया, उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया n के लिए, तो n की यहाँ से वैल्यू आई है 65। तो यहाँ से हमें पता लग गया जो टर्म निकालना चाह रहे हैं वो 65th पोजीशन पे है, 65th पोजीशन पे है। फिर वहां से an का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। ठीक है, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताता है, n पोजीशन भी बता सकता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी बता सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी बता सकता है सीक्वेंस का, और पोजीशन भी बता सकता है किसी टर्म का। How many multiples of 4 lie between 10 and 1 to 50? तो 4 का पहला मल्टीपल बताओ जो कि 10 से जस्ट बड़ा है। क्या हो जाएगा? 12। फिर क्या होगा? 16। फिर क्या होगा? 20। ऐसे चलते जाएगा। अब 4 का वो मल्टीपल बताओ जो कि 250 से जस्ट छोटा है, जो कि 250 से जस्ट छोटा है। करो, बताओ। 248। ये सीक्वेंस है, एपी में है, हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। हमसे ये तो पूछ रहा है कि कितने नंबर्स होंगे, तो मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है? एन। एन की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। हमें ए पता है कितना? 12। हमें डी पता है कितना? 16। हमें एन पता है कितना? 248। तो यहाँ से एन आ जाएगा। ठीक है, एन आ जाएगा यहाँ से, है ना। For what value of n the are the nth terms of two APs equal? तो लिख दो दोनों को और इक्वल कर दो, सॉल्व हो जाएगा। दो सीक्वेंस दिए हुए हैं, दोनों एपी में। पहले सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कितना है? 63। और कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। और दूसरे सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कितना है? 3। A2 नहीं लिखता हूँ, A1 प्राइम लिख लेता हूँ। A1 प्राइम कितना है? 3। और D1 प्राइम कितना है? 7। इसका nth टर्म कितना हो जाएगा इस सीक्वेंस का? A1 प्लस n-1d। ठीक है, n-1 D1। A1 कितना है? 63 प्लस n-1 टाइम्स D1। D1 कितना है? 2। ठीक है, इस वाले सीक्वेंस का nth टर्म कितना हो जाएगा? A1 प्राइम प्लस n-1d। ठीक है, डी, D1 प्राइम। तो यहाँ से A1 प्राइम कितना हो जाएगा? 3 प्लस n-1 टाइम्स 7। ठीक है, अब हमसे सवाल में बोल रहा है कि an और an प्राइम आपस में बराबर है, दोनों सीक्वेंस का nth टर्म आपस में बराबर है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स पे जाके हो रहा होगा, है ना, कौन सी पोजीशन पे जाके हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, an की वैल्यू ये है, तो इसमें पुट कर दिया हमने। कितना था? 63 प्लस n-1 टाइम्स 2। और ये कितना था? 3 प्लस n-1 टाइम्स 7। यहाँ से n में लीनियर इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेंगे, n आ जाएगा। तो हमेशा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में एपी के लीनियर इक्वेशन बन रही होगी, बस एन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं ये पता करना आना चाहिए।
क्योंकि फॉर्मूला तभी लगा पाएंगे हम लोग ये वाला। और भी कोई सा डाउट है आगे का? कौन सा? 17। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी सम वाला तुमने किया नहीं ना, थोड़ा सा अभी से थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते। कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी एपी की। अब पढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, जो कि है कंसीडरिंग नंबर्स इन एन एपी। हाँ वही है, वही होता है। नहीं, एन की वैल्यू तो जब हमें पता लगी गई तो वही बोलेंगे ना, a+64d। तब तो फिर वो nth टर्म होगा, फिर तो a+n-1d लिखेंगे। कंसिडरिंग नंबर्स इन एन एपी, अगर एपी में हमें नंबर कंसिडर करना है, मतलब ये समझ में आता है। पहला केस जब हमें इवन नंबर कंसिडर करना है, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि हमें एज्यूम करनी होगी कभी कभार। सवाल में क्या होगा, हमें एपी में टर्म्स एज्यूम करनी होगी कि 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है। हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर एज्यूम करनी है, ठीक है, कैसी इवन नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें एज्यूम करनी है, तो हम जो है क्या करेंगे, a-d, a+d, इसके सिमेट्रिक टर्म्स, इसके आसपास सिमेट्रिक टर्म्स को लेंगे, और वही हमारी इवन नंबर टर्म्स हो जाएगी। मतलब ये समझ में आएगा, मैं बेसिकली बता के रहा हूँ, जब सवाल लूंगा ना तो समझ में आ जाएगा। और जब हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर कंसिडर करना है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसके अराउंड सिमेट्रिक लेंगे। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें कंसिडर करना है एपी में, तो इसके अराउंड सिमेट्रिक लेंगे। और अगर हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर कंसिडर करना है एपी में, तो इसके अराउंड सिमेट्रिक लेंगे। सिमेट्रिक का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जैसे मान लेते हैं कि तुम्हें बोला गया है कि एपी की 4 टर्म एज्यूम करनी है। 4 कैसा नंबर होता है? इवन नंबर। तो हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स हमें एज्यूम करना है, ठीक है। इसने हमें क्या बताया इस इन्फॉर्मेशन ने, कि इसके अराउंड सिमेट्रिक ले लो। इसके अराउंड सिमेट्रिक बोलने का मतलब क्या है, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? 2d। निकालोगे डिफरेंस तो कितना आ जाएगा? 2d आ जाएगा। तो इसी के अराउंड क्या ले लो? सिमेट्रिक ले लो। मतलब कि इसके आगे वाली टर्म लिख दो और इसके पीछे वाली टर्म लिख दो, तो 4 टर्म्स बन जाएंगी। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? a-d, a+d। ये तो है ही हमारे पास। इसके अराउंड सिमेट्रिक लेना है, मतलब इसके आगे वाली टर्म लिखना है और इसके पीछे वाली टर्म लिखना है। तो इसके आगे वाली टर्म कितनी हो जाएगी? a+3d। 2d जोड़ दिया इसमें, और इसमें से कल मैंने बताया था ना कि आगे वाली टर्म लिखनी होती है सीक्वेंस में एपी के, तो कॉमन डिफरेंस को जोड़ते हैं। और पीछे वाली टर्म लिखनी होती है तो उसमें कॉमन डिफरेंस को माइनस करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? a-3d। ये हमने क्या कर लिया, 4 नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे कंसिडर करना है, एज्यूम करना है एपी में, ये हमने सीखा। ऐसे 6 का भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? 2d और जोड़ देंगे, और इसमें क्या करेंगे? 2d और माइनस कर देंगे। अगर हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर कंसिडर करनी है एपी में, तो इसके अराउंड सिमेट्रिक करेंगे। सिमेट्रिक का समझ में आ गया? 2d माइनस करेंगे, 2d माइनस करेंगे यहाँ पे। इसमें से 2d माइनस करेंगे ना, तो इसमें से 2d माइनस करेंगे तो ये -3d तो आएगा, ठीक है। और अगर हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर एज्यूम करना है, वन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 3 एज्यूम करना है, 3 नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करनी है, तो ऐसे ही कर लेंगे। 5 अगर एज्यूम करनी है, 5 नंबर ऑफ टर्म्स, तो कैसे करेंगे? इसके अराउंड सिमेट्रिक ले लेंगे। इनमें इनमें कॉमन डिफरेंस कितना है? डी का। इनमें कितना है? डी का। तो डी जोड़ेंगे और डी घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा? a-d, a+d, इसी में डी जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? a+2d। और सबसे पिछले टर्म से डी माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा? a-2d, ठीक है। तो एपी में अगर हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर कंसिडर करना है, तो इसके अराउंड सिमेट्रिक लेंगे, a-d और a+2d के अराउंड सिमेट्रिक लेंगे। और अगर हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर कंसिडर करना है, तो a-d, a+d के अराउंड सिमेट्रिक लेंगे। सिमेट्रिक का मतलब समझ में आ गया? सिमेट्रिक का मतलब सब में कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। तो आगे वाली टर्म को, सबसे आगे वाली टर्म है उसमें एक डी जोड़ देंगे, और सबसे पिछले जो टर्म है उसमें से डी माइनस कर देंगे।
किस में? कॉमन डिफरेंस कितना है इन दोनों सीक्वेंस, इन दोनों टर्म्स का? कितना? कैसे निकालते हैं? तो करो माइनस। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा ये हमने पढ़ा क्यों। सवाल क्या बोल रहा है? इफ इफ सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 7, एपी के तीन टर्म्स का सम कितना दे रखा है? 7। और सम ऑफ देयर स्क्वायर कितना दे रखा है? 20। उनके स्क्वायर का सम कितना है? 20। तो मुझे सीक्वेंस निकालनी है एपी की। ठीक है, मतलब एपी की सीक्वेंस निकालने का मतलब क्या है, उस एपी में तीन टर्म्स हैं, उन तीनों टर्म्स की वैल्यू मेरे को बतानी है। ठीक है, तो सॉल्व करो। चलो मैं ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, देखो। अगर मैंने जो पीछे मैंने पढ़ा है ये नहीं पढ़ाया होता मैंने, कोई बात। तो मैंने एक बात बोली थी कि जनरल एपी को कैसे एज्यूम करते हैं, है ना? कोई सी भी एपी को कैसे एज्यूम करते हैं? ऐसे ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी, ये कौन सी है? जनरल एपी है। कोई सी भी एपी को एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे एपी का हमें बताया तो नहीं है, तुमने एपी को ऐसे एज्यूम कर लिया। तीन टर्म्स है इसलिए मैंने तीन ही टर्म्स लिखे हैं। ठीक है, अब हमें क्या क्या बोल रहे हैं, इन तीनों टर्म्स का सम कितना दे रहेगा? 7। तो लिख देते हैं ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, कितना है? 7। थोड़ा सिंप्लीफाई करो एलएचएस को, कितना हो जाएगा? 3a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा? इसको 7 की जगह हम लोग क्या कर लेते हैं, सवाल में 6 कर लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। हाँ वैसे ही करेंगे, बिल्कुल हाँ, वैसे ही करेंगे। ए प्लस डी कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 6 है। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसने एक और इन्फॉर्मेशन में दी हुई है, इनके स्क्वायर का सम, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस टू डी का होल स्क्वायर, कितना है? 2, 20 सर। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे डी के टर्म्स में, या तो डी की वैल्यू निकालेंगे ए के टर्म्स में, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये डी में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। समझ में आ रहा है? डी में क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक बन जाएगी डी में। और वहां से जो है सीक्वेंस हम फॉर्म करके आंसर दे देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, फिर ये बच जाएगा ना। अगर ए प्लस डी के लिए तुमने यहाँ पे पुट कर दिया तो ये ए कहाँ गया फिर, और ये वाला ए प्लस टू डी कहाँ गया? ये दिक्कत आ जाएगी ना। हमें तो एक वेरिएबल में इक्वेशन बनानी है ना, तो एक वेरिएबल में तो एक को एलिमिनेट करना होगा, मतलब उसकी जगह क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तब ये क्या बन जाएगा? डी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, या तो ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, वहां से सॉल्व हो जाएगा और वहां से हम आंसर अपना दे देंगे। ठीक है, लेकिन ये समझ में आ रहा होगा लंबा है, सॉल्व तो हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसीलिए हमने ये जो है, जो पिछला नोट है ये हमने पढ़ा। इससे छोटा कैसे हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं मेथड। कैसे छोटा हो जाएगा अभी समझ में आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा है कि इसमें तीन टर्म्स का सम दे रखा है। तीन कैसा नंबर होता है? इवन, सॉरी ऑड नंबर होता है। तो अगर हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर एपी में कंसिडर करना होता है, तो कैसे कंसिडर करते हैं? ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी।
ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को कंसिडर करना होता है तो इसके अराउंड सिमेट्रिक लेते हैं, लेकिन 3 टर्म्स है तो यहीं तक लेंगे, यहीं तक लेंगे। इसका सम कितना दिया हुआ है, तीनों टर्म्स का सम कितना दे रखा है, 6, 6 दिया हुआ है। इन तीनों को जोड़ दो, कितने किसके बराबर है, 6 के। देखो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 6, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 2। देखो यहाँ से ये फायदा हुआ। पिछले वाले मेथड में क्या हो रहा था, यहाँ पे डी भी बच रहा था और डी को हमें पुट करना पड़ रहा था, फिर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म से एक्सप्रेस करना पड़ रहा था, फिर पुट करना पड़ रहा था। यहाँ पे ये काम करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई और दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू हमने निकाल ली है 2, उसके इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस डी का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, डी में क्वाड्रेटिक बन गया। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे, कितना आ जाएगा ये 4 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4 डी प्लस 4 प्लस 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4 डी इक्वल्स 20। ये तो समझ में आ गया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, माइनस 4 डी से प्लस 4 डी कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 2 डी स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू 20। 2 कॉमन फैक्टर है सबका, तो निकाल के मैं काट दे रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से डी स्क्वायर के लिए कितनी आ जाएगी, क्या हुआ, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। तो यहाँ से डी स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ गया, तो यहाँ से डी के लिए कितनी आ जाएगी, फिर गलती प्लस माइनस 2। यही बात तो क्वाड्रेटिक में इतना फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, ये 2 रूट आएंगे इसके, प्लस माइनस 2 दोनों रूट सही है इस वाले केस में। ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बन जाएगा, क्या बनेगा सीक्वेंस, पुट करेंगे, ये हमारा सीक्वेंस था ओरिजिनल। अब सीक्वेंस हमने ये माना है तो ऐसा नहीं करेंगे, इसमें पुट नहीं करेंगे, फिर ये हमारे लिए सीक्वेंस नहीं है, हमारे लिए सीक्वेंस क्या है, ये है हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस। इसमें क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे। ए कितना था 2, डी कितना है +2, एक बार मैं +2 के साथ लूंगा और एक बार -2 के साथ लूंगा, तो ये क्या बन जाएगा 0, 2, 4, और दूसरा क्या बन जाएगा 4, 2, 0। ये दोनों हमारे बन जाएंगे सीक्वेंस, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर सवाल में ये लिखता कि जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, कैसा सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग, तो हम क्या करते, क्या करते, इसको रिजेक्ट करते और इसको एक्सेप्ट करते। बता दिए समझ में, या तो हमें यहीं पे करना होता तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू रिजेक्ट करते, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव होगा तो सीक्वेंस कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, और कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा तो सीक्वेंस डिक्रीजिंग होगा। बात आगे समझे, तो इससे देखो क्या होगा, जल्दी सॉल्व हो गया। सॉल्व यहाँ से भी होगा, कोई बोले कि यहाँ से सॉल्व नहीं होगा क्या, यहाँ से भी होगा और आंसर सेम आएगा, लेकिन यहाँ से लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएंगी, घर जाके सॉल्व करना, आंसर मैच करेगा बिल्कुल। यही है इस नोट का फायदा, कि अगर हमें एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स कंसिडर करनी है तो ए माइनस डी और ए प्लस डी के सिमेट्रिक टर्म्स लेंगे, उसके आसपास सिमेट्रिक लेंगे। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया, अगर 2 लेना है तो ऐसे लेंगे, 4 लेना है तो ऐसे लेंगे, 6 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे उतने पे पूछेगा नहीं, उतने पे सवाल आएगा नहीं, 2 या 4 भी आएगा। और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है तो इसके अराउंड सिमेट्रिक लेंगे। क्लियर है बात, ये सवाल भी क्लियर है, ठीक है। किसका काम नहीं है, कौन सी क्वेश्चन में, यहाँ पे, हाँ क्यों नहीं आया, अभी बस यहाँ पे 2 टर्म्स लिखी हुई है सीक्वेंस में, कितनी टर्म्स लिखी हुई है, 2, पहले वाले में, हाँ ये जो है इसमें 2 टर्म्स लिखी हुई है। अगर मैं तुमसे 3 नहीं लिख पाएंगे, 3 अगर लिखना होगा तो यहाँ पे इसकी मदद से लिखेंगे, इसकी मदद से तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स ही लिख पाएंगे, 2 या तो 4 या तो 6। ठीक है, तो इसमें अगर आगे वाली टर्म्स लिखनी होगी तब काम आएगा 2D का, ये सिमेट्रिक बोल रहे हैं तो इसलिए सिमेट्रिक की मदद से निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे समझ में,
तो ये जो नोट है ना, इस वाले नोट को याद रखना है। ये जो मैंने अभी बताया, ये वाला पॉइंट मैंने बताया, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पे एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, वो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। एक और जो है टॉपिक, इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, एपी की। और इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, जैसे ये जितने भी मैं क्वेश्चन मैंने करवाया ना, बोर्ड में आ चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में, यही क्वेश्चन ही इस टाइप का आ चुका है बोर्ड में। और ऐसे ही पिछले टाइप का जो मैंने अभी पढ़ाया था थोड़ा टाइम पहले, ये भी बोर्ड में आ चुका है इसी टाइप के, ठीक है। ये n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और ये बोल रहा है कि एपी में है। ये सीक्वेंस कैसा है, एपी में, ठीक है। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि हर एक टर्म्स में से क्या कर दो, कोई कांस्टेंट जोड़ दो। हर एक टर्म्स में, हर एक टर्म में क्या कर दो, कोई कांस्टेंट जोड़ दो, ठीक है। तब भी जो एंटायर जो पूरा जो सीक्वेंस होगा ना, ये सीक्वेंस भी एपी में ही होगा। प्रूफ करो इसे। हाँ, ये किसी भी सीक्वेंस को एपी में कैसे प्रूफ करते हैं, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होनी चाहिए थ्रू आउट। देखो, क्या कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, सेम है पूरी सीरीज में। चेक करके देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, ये भी बता दो। ऊपर वाली सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है डी। सब में A1 बचेगा, मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, बस A1 बचेगा। ये A1 और A2 है ये। A2 से A1 कैंसिल हो जाएगा, कैसे कैंसिल हो जाएगा, सेम है क्या A2 A1? A2 A1 सेम है। ये जो बीच नीचे जो सीक्वेंस बनी है, इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, A2 - A। इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, A3 - A। क्लियर है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, A2 - A1। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, A3 - A2। और ये और ये AP में है। AP में इसका मतलब क्या है, A2 - A1 इक्वल है A3 - A2 के, है ना। तो मतलब ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। ये दोनों इक्वल है तो ये AP में है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है कि अगर कोई सीक्वेंस AP में है, तो हर एक टर्म में तुम कोई सा कांस्टेंट जोड़ सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। यही सिमिलर सा हम लिख सकते हैं माइनस के लिए। कोई सा कांस्टेंट जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। -K + A1 -K + A2 -K + A3। ये पूरा सीक्वेंस भी किसमें होगा, AP में ही है। यहाँ पे लिख देते हैं देन। हाँ, ये भी AP होगा, ठीक है। और ये भी AP होगा, ठीक है। हर एक टर्म में किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वो भी AP में होगा। और ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं। बस जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। और अनडिफाइंड में तो मैथमेटिक्स के बारे में बात ही नहीं करते। ये भी AP में ही होगा और ये भी AP में।
तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, कोई सीक्वेंस एबी में दिया हुआ है, तुम हर एक टर्म में कोई सा नंबर जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो और डिवाइड कर सकते हो, बस वो नंबर सेम होना चाहिए थ्रू आउट द सीक्वेंस। तो जो एंटायर सीरीज है वो भी एपी में ही रहेगी। ठीक है। कल जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस पर एक सवाल और करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें अगर तीन नंबर अगर एपी में है तो ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स, जो कोने में जो लिखी हुई है ना। तब यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन कर लेते हैं उस पे। इफ ए बी सी, ये क्या है, एपी में, ठीक है, देन प्रूव दैट बी प्लस सी कॉमा ए प्लस सी कॉमा ए प्लस बी विल ऑल्सो बी एन। सॉल्व करो। सवाल समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस टाइप के भी। तीन नंबर दे दिए, सीक्वेंस एक बना दी जिसमें तीन नंबर ऑफ टर्म्स है। नहीं, कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसे भी आ सकता है। नंबर्स में नहीं आएगा, नंबर्स में तो तुम निकाल ही दोगे। अगर एक मैंने सीक्वेंस नंबर के फॉर्म में दे दिया तो उसमें चेक तो कर ही लोगे ना कि वो एपी में है कि नहीं। फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसी तो क्वेश्चंस किए थे हमने। बात नहीं है, समझ में क्या बोल रहा हूँ। पहले एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस किए थे हमने, एक सीक्वेंस होती थी, चेक करना होता था कि वो एपी में है कि नहीं, तो सवाल कर ही लिया हमने। इसमें क्या है, एक सीक्वेंस दे दिया जिसमें नंबर्स नहीं है ये, और दूसरा सीक्वेंस पूछ रहा है ये एपी में है, प्रूफ करो। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसके दो मेथड है। एक तो मेथड है जो मैंने अभी पिछले जो टॉपिक मैंने पढ़ा है ना, प्रॉपर्टी, उससे सॉल्व हो जाएगा एक लाइन में। उस प्रॉपर्टी से एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। और एक है जो, एक जो दूसरा मेथड है वो हर एक क्वेश्चन में रहेगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना, चलो मैं डिस्कस ही कर लेता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन जब आएगा तो सॉल्व करना। पहला मेथड जो कि जनरल मेथड है, जो कि हर एक सवाल में लगेगा, इस टाइप के हर एक सवाल में लगेगा, जो कि बेसिकली कॉमन सेंस है और कुछ नहीं। अगर ये नंबर एपी में है तो हम क्या लिख सकते हैं, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी लिख सकते हैं क्या। हाँ लिख सकते हैं। हाँ वही मैंने लिखा है ना, लिख सकते हैं। मैं बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए भी लिख सकता हूँ। तीन नंबर अगर एपी में हो, ए बी सी, ये भी लिखना ठीक है, ये भी लिखना ठीक है, समझ में आ रहा है ना, और ये भी लिखना ठीक है। बी माइनस ए माइनस सी माइनस ए इक्वल टू जीरो। ए बी सी ए पी में है तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तब बी माइनस ए क्या होगा, सी माइनस बी के बराबर होगा। ये तो मैंने यहाँ से लिखा, ये सी माइनस बी होगा। ठीक है। अब इसी, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं एलएचएस में ले आया तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों रिजल्ट बिल्कुल मतलब टिप्स पे होने चाहिए। अगर तीन नंबर्स अगर एपी में है तो तुमने क्या सोचना चाहिए, ये तीनों बात आ जानी चाहिए दिमाग में। ठीक है। अब इसका इस चैप्टर में अभी यहाँ पे यूज कैसे करेंगे, हमें इसे एपी में प्रूफ करना है। ठीक है। एपी में प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट दिखा दे, बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकालो, कितना आ जाएगा, ए प्लस सी माइनस बी माइनस सी। वो मैं दिखा दूं किसके बराबर, ए प्लस बी माइनस सी के बराबर दिखा दूं तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब मैं एलएचएस को सिंप्लीफाई करता हूँ, सी से सी कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, ए माइनस बी। ए माइनस बी को मैं बी माइनस ए लिख लेता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत। अभी इसी को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा सी माइनस बी लिख लेता हूँ ऐसे। अब ये हमें सवाल में पता है कि बी माइनस ए और सी माइनस बी बराबर है आपस में, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको तो मैंने ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने सी माइनस बी की जगह बी माइनस ए रख दिया।
ये दोनों क्या हो गया आपस में, बराबर आ गए, तो मतलब ये सीक्वेंस भी एपी में। जनरल मेथड है ये, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, फिर से बताता हूँ, जो एपी में सीक्वेंस दिया हुआ है वहां से जो कंडीशन लिख पा रहे हैं हम लोग वो लिखेंगे। हम लोग को पता है कि 3 नंबर अगर एपी में होते हैं तो ये हो सकता है सही, ये भी सही है और ये भी सही है, और हमें इसको एपी में प्रूफ करना है। इसको एपी में प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और डिफरेंस कैसे निकालना है, सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग को प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करेंगे। यहाँ से लिखा है इसकी मदद से, इसकी इसकी मदद से लिखा, इसकी इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ पे हमने फर्स्ट कंडीशन का यूज किया, फ्रॉम फर्स्ट बी माइनस ए और सी माइनस बी इक्वल है ना आपस में, तो सी माइनस बी की जगह मैंने बी माइनस ए रख दिया। ये इसको इस पूरे को ले आओ ना इधर, इस पूरे को इधर ले आएंगे तो माइनस नहीं आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। हम्म, हाँ बी होगा, बी होगा। तो इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चंस आए ऐसे सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व करना है। एक और मेथड है, उसको तुम मतलब अभी ट्राई मत करना, मतलब थोड़ा सा उसमें मतलब थोड़े से दिमाग हल्का सा रखता है उसमें। एबीसी एबी में है, हमें किसको प्रूफ करना है, बी प्लस सी, ए प्लस सी और ए प्लस बी को ए बी में प्रूफ करना है, ठीक है। मैंने मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इन प्रॉपर्टीज की मदद से, ये जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई है ना, इनकी मदद से मैं देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। मैं हर एक टर्म को माइनस से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, -1 से, ये भी ए बी में होगा, कुछ दिक्कत। हर एक टर्म में मैं ए प्लस बी प्लस सी जोड़ देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी मैंने फर्स्ट में भी जोड़ दिया, ए प्लस बी प्लस सी मैंने सेकंड में भी जोड़ दिया, और ए प्लस बी प्लस सी मैंने थर्ड में भी जोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी पढ़ा हुआ है कि सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को तो ए बी ही रहेगा, और वैसे ही जोड़ भी सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से सी पे सी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा कि बी प्लस सी, ए प्लस सी और ए प्लस बी भी ए पी में ही होगा। ये भी किसमें होगा, एपी में होगा। यही हमें प्रूफ करना है सवाल, ठीक है। आ गया, समझ में आ गया ना। तो हाँ वो क्या चीज क्या, मतलब मैं समझा नहीं मतलब। हाँ वो है ना, वो जो रिजल्ट है वो हमने सबके लिए बोल दिया, सारी एपी के लिए बोल दिया, सारी एपी के लिए बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ सकता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि -1 से करें मल्टीप्लाई, फिर ए बी सी जोड़े तब ये सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से लगेगा। जब इस टाइप से इस मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब अपने आप दिमाग में क्लिक करेगा। लेकिन ये मेथड जो है, मतलब बस ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई मेथड भी होता है। 11th को 11th क्लास में ज्यादा क्वेश्चन होंगे इस मेथड से। अभी क्या करना है, इस वाले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो बस यहीं पे करते हैं क्लास समाप्त, ठीक है। और जो भी डाउट है कल कल देखेंगे अगला क्वेश्चन, जिसमें जो है आखिरी के आखिरी से लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, वो देखेंगे ये क्वेश्चन।